इसका वो देना। ठीक है, चलो रहने दो, बाद में करेंगे। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, दिखता है क्लियर। ये दिख रहा है नीचे फालतू का ना। चलो ठीक है, कोई बात। बताया था क्लास है आज। कैसे? गुड मॉर्निंग तहरीन, विकी, आदर्श। क्या नाम है आप लोगों का? क्या? विशु। आप लोग क्या ग्रेजुएशन में है? कहाँ? वुमेन्स कॉलेज? मगध यूनिवर्सिटी? इतिहास पढ़ा है पहले या पहली बार? जैनिज्म हो गया था, बुद्धिज्म भी हो गया था। तो आज क्या होगा? महाजनपद। इससे पहले थोड़ा रिवीजन होगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। बुद्ध और बुद्धवाद और जैनवाद में जो समानताएं हैं और जो अंतर है, इनको थोड़ा डिस्कस करना होगा ना। उसके बाद महाजनपद होगा, मगध होगा। आप कौन से महाजनपद में रहती हैं? अभी तो इसको महाजनपद नहीं कहते हैं, लेकिन एक समय में कहते थे। तो मगध में रहती है ना आप? जी सर, आइए। तो बुद्धवाद और जैनवाद, उसमें समानताओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और दोनों में क्या अंतर है ये डिस्कस करेंगे। जो जितनी समानताएं बता दे और जो जितना अंतर बता दे, उसको आइसक्रीम। जो मैं कभी नहीं देता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। जी, शुरू करते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? बुद्धिज्म को बुद्ध, बुद्धवाद, बौद्धवाद या बुद्धवाद, एवं जैनवाद, दोनों में समानताएं क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है? या समानताएं, समानताएं क्या है? अरे वाह, आते केएफसी चिकन की याद आ गई। सर आप तो आए ही नहीं, केएफसी चिकन हमारा अधूरा रह गया। ओके फाइन।
समानताएं बताएं। हाँ, समानताएं, सिमिलैरिटीज क्या है? सबसे पहले दोनों कर्म कांड के विरोधी हैं। सबसे पहले क्या है, पहली चीज क्या है कि देवर अगेंस्ट रिचुअल, देवर अगेंस्ट अगेंस्ट वैदिक रिचुअल, सही बोल रहा हूं? रिचुअल्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वैदिक कर्म कांड के विरोधी हैं, के विरोधी हैं। क्यों सर? विरोध में है। ठीक, और बताएं। उनको बोलिए कि आप जो है वैदिक बिलीफ ऑफ गॉड के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि जो जिन्ना की प्राप्ति हो गई वो ईश्वर। हाँ, और एक बोल, और दूसरा बोल क्या रहे हैं वो कि एग्नोस्टिक हगेवाद है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंस की बिलीफ नहीं करते, क्योंकि बुद्ध तो थोड़ा बहुत करते भी हैं, क्योंकि नहीं भी करते करते भी बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैदिक ईश्वर जो है, वैदिक गॉड है, उनके अगेंस्ट है। तो दे आर ऑल अगेंस्ट वैदिक, वैदिक कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहे, वैदिक गॉड को नहीं मान रहे। वैदिक गॉड को क्या कर रहे हैं वो लोग? नहीं मान रहे, कह रहे नहीं ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है। आत्मा के कॉन्सेप्ट में भी दोनों की सोच में अंतर है, तो सोल के कॉन्सेप्ट में भी अंतर है। ये क्या कहेंगे? वैदिक ईश्वर। अच्छा, आत्मा में भी अंतर है, भिन्नताएं हैं, सोल को लेकर भी दोनों के अलग अलग सोच है। बुद्ध क्या बोलते हैं सोल को लेकर, आत्मा को लेकर? हाँ हाँ, ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है सोल का। ये सब में सोले मान दे रहे हैं, सब कुछ में सोल है। ठीक, और क्या है भाई? वो तो दिगंबरों के लिए है ना। अहिंसा तो खैर सनातनियों में भी। और क्या समानताएं हैं दोनों के अंदर? दोनों दोनों के अंदर क्या समानता है? श्रमण दर्शन को मानते हैं। श्रमण दर्शन का क्या मतलब होता है? दोनों श्रमण दर्शन मानते हैं। श्रमण दर्शन का क्या मतलब होता है? मतलब मेहनत करिएगा तो मोक्ष मिलेगा। क्यों सर? हाँ हाँ, तो क्या करना पड़ेगा मोक्ष के लिए? खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो क्या लिखा है इन्होंने? श्रमण दर्शन, है ना, श्रमण दर्शन को मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है? दिगंबर सितंबर तो अलग मान रहे थे, ये दोनों ही श्रम को मान रहे हैं। अब वो छोड़ दीजिए दिगंबर और श्वेतंबर में अंतर, मूर्ति पूजका हैं ये वो है, पर रिचुअल्स को तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं मानते ना। तो दोनों क्या है? श्रमण फिलॉसफी वाले मानने वाले। मेहनत करना पड़ेगा मोक्ष, बिना मेहनत से कुछ नहीं होना है। अरे जो आप श्वेतांबर वाले भी है वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो भी कहा कह रहे हैं वैदिक कर्म कांड को मानिए। हाँ, नहीं उसमें भी तो ये है ना कि आपको श्वेत कपड़ा पहना, पोजेशन नहीं है। नहीं समझा बात को? थोड़ा थोड़ा क्लोजर टू द फिलोसफी है वैदिक फिलोसफी, लेकिन मेहनत तो उसमें भी है ही यार। एक मात्र सफेद कपड़ा, मुफ्ती का शर्ट तो नहीं पहन पाओगे। प्लस प्रिंसिपल भी तो फॉलो करना है, एकदम से मेहनत ही करना। हाँ, मेहनत ही करना हुआ। कंट्रोल करना। हाँ, बहुत बहुत कुछ है उसमें, उसमें भी अनुव्रत महाव्रत है, बहुत कुछ है उसमें भी। जैनियों को तो छोड़ दीजिए, जैनियों तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। महायानीस को थोड़ा कोशिए कोसिए। और क्या है भाई दोनों में सिमिलैरिटी? कोई सिमिलैरिटी हो नजर आ रहा है? हाँ, पुनर्जन्म में दोनों मानते हैं, रीबर्थ, पुनर्जन्म जो है रीबर्थ में दोनों मानते हैं। दोनों में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, दोनों में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है? दोनों में क्या है?
क्यों सर? दोनों में मोक्ष पाना है। ये कुछ क्या है, सिमिलैरिटीज है। क्यों सर? अंतर क्या है भाई? अंतर मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलेंगे अंतर। बुद्धिज्म और जैनिज्म में अंतर। जो बच्चे नए हैं वो पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा, ऐप पे सब अवेलेबल है आपका, ठीक है। वैसे भी आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो आप लोग को यार दिक्कत नहीं होगा। क्या है, एक है तरफ बुद्धिज्म है, एक तरफ जैनिज्म है, दोनों में अंतर बताएं। चलिए अंतर बताइए, कोई आके बता, लिखेगा अंतर, दोनों में अंतर बताएं। में सर एक चीज है कि संसार विनाश हो सकता है, बट जर्नलिस्ट कहते हैं कि ना ही ये बना है, नॉट इट इज क्रिएटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बुद्ध ने कब कहा संसार का विनाश होगा? कहीं था क्या इसकी थ्योरी में? नहीं, आप ये बोलिए कि दोनों के गॉड के कॉन्सेप्ट में अंतर है। एक तो एग्नोस्टिक है, अज्ञेयवाद है, और दूसरा है ब्रह्मांड को भी उसको लेकर कह सकते हैं हम, ठीक है कह सकते हैं आप जो बात बोल रहे हैं सही है, पर बहुत आगे जाके बात करेंगे सब बात, ये बात जब सारी बातें खत्म हो जाएंगी तब करेंगे। दोनों के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में अंतर है ना। इसमें क्या है, बुद्ध में क्या है कि ये एग्नोस्टिक है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अज्ञेयवाद, अज्ञेयवादी हैं ये लोग। अज्ञेयवादी का क्या मतलब होता है, एग्नोस्टिज्म का क्या मतलब होता है, एग्नोस्टिज्म का क्या मतलब होता है, ले भूल गए यार। बीच में मैं ना ही ये भगवान को मानते हैं, ना ही भगवान को नहीं मानते, इसी को अज्ञेयवाद कहते हैं। इनका क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, इनके कॉन्सेप्ट में ये है ना, आप अगर जिना की प्राप्ति कर देंगे तो ईश्वर है, मतलब कायदे से ये वो ईश्वर, सनातनी ईश्वर को नहीं मान रहे ये लोग, वैदिक वैदिक भगवान को नहीं मान रहे लोग, है ना। ये उस भगवान को मान रहे हैं, वो इस ईश्वर को मान रहे हैं जो जिना प्राप्त कर लिया है। सही बोलो कि नहीं? जिसने जिना की प्राप्ति कर ली है, इसे कैवल्य ज्ञान आ गया है। अच्छा, बुद्धिज्म में क्या है कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो क्रिएटेड भी है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है आपका, जो है, इसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसकी शुरुआत उत्पन्न है, ना ही इसका विनाश है। समझ में आ रहा है? इसके लिए कॉस्मिक लॉज है जो इसको चला रहे हैं। अच्छा, दोनों में और क्या अंतर है भाई? ये जो है, ये शाश्वत आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, ये हर चीज में आत्मा मानते हैं, है ना। आत्मा में जो है, आत्मा जो है हर वस्तु में आत्मा है, प्रत्येक वस्तु में आत्मा है। इसके अलावा और क्या मान रहे हैं सर, दोनों में अंतर क्या है? एक तो ये लिख दो ना, ये मध्य मार्गी है। हाँ, नहीं तो वो एक एग्नोस्टिक मध्य मार्ग का एक एग्जाम्पल है, ये मध्य मार्ग को मानते हैं, ऐसा इनमें नहीं है। इनमें क्या है, एकदम एक किनारे पे रहते हैं, एक्सट्रीम रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मध्य मार्ग को नहीं मानते हैं। और क्या है, क्या बताइए? अब डिफिकल्ट ये बोलेंगे कि हमारा डिफिकल्ट है, ये बोलेंगे हमारा डिफिकल्ट है, दिक्कत हो जाएगा। और कोई बताइए सर।
लिखने को आ जाएगा अंतर और समानता, तो क्या लिखिएगा, इतना ही। और क्या है? ये पाली भाषा में थे, ये प्राकृत भाषा में थे। ये क्या है? पाली है और ये प्राकृत है। और कुछ बताइए। और उसके बनने के बाद ही जल लगता है, बहुत मुझे बात बताई की वजह से हाँ ठीक है, ये भी एक अंतर हो सकता है। और क्या है? और कुछ बताइए। डिजिटल वर्क देखी बात हुआ है। कईयों बार हुआ है यार, दोनों इनका इनका भी कईयों बार हो चुका है। हाँ हाँ, वो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कई बार, मतलब उसके बाद ही बहुत है, ये तो दो मेजर बातें हैं। और कुछ? हाँ, जैन जैसे ये माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध के आने के बाद हुआ है। इनमें है कि गौतम बुद्ध जब आए हैं तब आए हैं, और ये ऐसा नहीं है, इनमें तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है, और कुछ तीर्थंकर का नाम तो ऋग्वेद में भी पाया गया है। हाँ, वो पूजा शैली, जीवन पद्धति में अंतर है दोनों के। दोनों के जीवन पद्धति में बहुत अंतर है, दोनों की फिलॉसफी में बहुत अंतर है ना सर? है ना? क्लियर हो गया ये चीज? तो दोनों में आप अंतर लिख लेंगे। आप एक काम करना, समानताओं और अंतर का आप खुद से एक आंसर लिख के आना। मैं क्वेश्चन दे देता हूं, घर में बैठ के लिख के आइएगा। लिख के आइएगा सर? लिखिए। आप सर ऐसी कॉपी ले लीजिए। क्यों ऐसी कॉपी में क्यों नहीं लिखना चाहिए आपको? मेंस तो आप इसी में लिखेंगे ना, तो आपका अगर उसमें राइटिंग प्रैक्टिस होगी ना, तो आप जब शुरू करेंगे तो यहां से करेंगे, अंत यहां पे होगा, तो सामने वाला जान जाएगा कि आपने कभी ऐसी कॉपी में लिखा नहीं है। क्यों सामने वाले को जतवाना कि हम लिखे ही नहीं है? सर आप अभी तक कॉपी चेंज नहीं किए। हाँ, कब होगा सर? KFC के बाद होगा क्या? लिखिए, बुद्धवाद एवं जैनवाद। बुद्धवाद एवं जैनवाद। एनीबडी इंग्लिश इन दिस क्लास? कोई इंग्लिश में नहीं है, सब हिंदी में है ना? बुद्धवाद, बौद्धवाद। अच्छा, आंसर राइटिंग आप इंग्लिश में करेंगे? ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, आप फिलहाल हिंदी में लिखें। बौद्धवाद एवं जैनवाद की समानताओं एवं असमानताओं की विवेचना करें। अड़तीस नंबर का है, 400 शब्दों में लिखना है। इंग्लिश में लिख लीजिए, जो लोग लिखना चाहते हैं। डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 38 मार्क्स, 400 वर्ड्स। सर आपका जो पेन है वो बहुत तिरंगा ही है, देशभक्त लग रहे हैं सर आप। बस एक जो है वो चक्र बचा हुआ है, वो नहीं कर सकते है ना? क्यों नहीं कर सकते हैं? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि झंडे का ना ही पेन बनाया जा सकता है, ना ही पुस्तक हो सकता है,
ना ही टी शर्ट हो सकता है, ना ही अंडरवेयर हो सकता है, ना ही पैंट हो सकता है, ना ही ओढ़नी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अगर उसमें चक्र हो जाता ना तो आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता था। अभी बस आप ये कह सकते, आपने कभी देखा होगा G20 की मीटिंग हुई होगी तो ये लोग जो लाइट लगाते हैं वो 3 कलर का लाइट लगा देते हैं, उसमें चक्र नहीं होता है। अगर चक्र हो गया तो वो इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। नहीं समझा बात? आपने देखा वो ओढ़नी लड़कियां कई बार जो है वो झंडे के रंग का बना देती हैं, वो चक्र नहीं हो सकता उसमें। चक्र हो गया तो आप ओढ़नी नहीं, ड्रेपरी नहीं कर सकती हैं। हमेशा अगर किसी भी तरह का ड्रेपरी तो बना ही नहीं सकते, अगर बनाते हो तो चेस्ट से ऊपर हाइट का होना चाहिए। ओढ़नी तो सर जी ऐसे ऐसे होता है, तो कभी तो जाएगा, कभी नीचे भी गिरेगा। तो ये जो है ये मतलब माना जाता है कि आपने जो है झंडे की बेइज्जती करी है। इसीलिए लड़कियां जब झंडा वगैरह या ओढ़नी वगैरह लगाती हैं, ड्रेपरी वगैरह, उसमें चक्र नहीं बना होता और वो झंडे का प्रतीक नहीं हो सकता। नहीं समझे बात को? इसीलिए उसमें नहीं बनाया गया, वरना जिस कंपनी ने बनाया उस पर केस हो सकता था, और आप पे भी, क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल किया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट गए। यहां पे देखते हैं कई लोग अपने व्हीकल के आगे लगा देते हैं, व्हीकल के आगे लगाना भी अवैध है। सिर्फ कुछ डेजिग्नेटेड लोग ही लगा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, एमएलए हो गए, एमपीज हो गए। जिसको मन हो उसको वो नहीं लगा सकता है। बात समझे कि नहीं? पहले तो ये भी नियम हुआ करता था कि खादी का लगाना है, पर चूंकि जो फ्लैग कोड था उसमें कुछ संशोधन किया गया, जिसके तहत कहा गया कि आप पॉलिस्टर के कपड़े, पॉलिथीन, कागज, इन सब का भी लगा सकते। समझे बात को? आपको पढ़ना चाहिए आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। समझे बातों को? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें सवाल भी आ चुका है लास्ट ईयर यूपीएससी में। क्यों सर आया है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पर सवाल आया है। सर यूपीएससी का पेपर ही नहीं देखते आप, तो बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी से पूछे जा रहा है कि नहीं? तो देखना चाहिए ना आपको हर साल। क्यों नहीं देख रहे सर? लेकिन अब तो पूछा जा रहा है, अब तो भयंकर से पूछा जा रहा है। अच्छा, ये लोग यूपीएससी के सवाल को भी कॉपी नहीं कर रहे हैं, उसमें भी एक दो ऑप्शन जोड़ दे रहे हैं एक्स्ट्रा से। तो आप सवाल को पढ़ना ही नहीं है, ढंग से समझना भी है कि क्या पता इसमें 2-3 ऑप्शन और जुड़ जाए। नहीं समझे? ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है महाजनपद। क्या शुरू होता है? महाजनपद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, जरा मुझे बताएंगे कि जब हम लोग वैदिक काल में पढ़ रहे थे, उत्तर वैदिक काल में, तो हमने एक एक हायरार्की देखा था कि नीचे फैमिली होता है, कुल होता है। उस हायरार्की को एक बार बता पाएंगे सर? हाँ। अच्छा, पहले एक बार हम लोग पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में अंतर देख लें। एक बार अंतर देख ले ताकि हम महाजनपद को जाएं तो जरा समझ में आया हमें। तो कोई अंतर बताएगा यहां पर? कोई भी एक आदमी आ जाओ यार। नहीं? क्या है यार, तुम लोग डिसअपॉइंट कर देते हो। क्या है सर ये पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज, यानी कि पूर्व वैदिक काल, और लेटर वैदिक एज। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले क्या था हमारा? 3500 से लेके 1750 तक क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता ना, सिंधु घाटी सभ्यता। और 1500 से लेके
1500 बीसी, बीसी, बीसी से लेके 1000 बीसी तक क्या था बाबू? हाँ, पूर्व वैदिक काल। और 100 से 1000 से लेके 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। और 600 से लेके तकरीबन तकरीबन 200 बीसी तक क्या है? महाजनपद काल। सही बोल रहा हूं? आज की पढ़ाई हमारी यहीं की है। ये दोनों हो चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक, यानी वैदिक काल 1500 से लेकर 600 बीसी तक क्या था? वैदिक काल। तो दो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल होता है, तो इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा। सबसे पहला ये अंतर उत्पन्न क्यों हुआ सर? मैं कह रहा हूं अंतर ये उत्पन्न क्यों हुआ, क्या कारण था? जरा देखिए मैडम, कुछ समझ में आ रहा? हल्का उल्का कुछ कुछ नहीं, बहुत दिन बाद क्लास में आ गई ना आप लोग। वैदिक काल क्या है? वैदिक कार्य क्या है? भारत में आर्य जो है वो मध्य एशिया से इंडिया में आए। आप जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो वो प्रैक्टिसेस क्या है? आज जो पूजा पाठ करती हैं आप, हनुमान चालीसा पढ़ दे रहे हैं, रामायण पाठ हो जा रहा है, जो कर्म कांड आप में दिखाई दे रहा है, हवन अवन जो कराते हैं आप, ये कौन से काल का है? ये सब वैदिक काल का है, सब वेदों से आया है ना, वैदिक संस्कृति फॉलो करती है ना। तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो काल है उसमें वैदिक काल है। भारत में आर्य आए हैं और आर्यों ने कर्म कांड की व्यवस्था क्या करी है? शुरू करी है। अच्छा, जब शुरुआत में जब वो लोग आए, इस सप्त सिंधु होते हुए, सप्त सिंधु होते हुए भारत में इस क्षेत्र में आए, शुरुआत में आए। सर फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहली बार आए, फिर आज कम सो गया है। कैसे सुना है? हाँ? दिन भर फोन और रात में भी। ऐसा क्या कर रहे हैं आप फोन में? अच्छा, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी। नहीं है। अब तो इतना सारा एंगेजमेंट हो गया है सर, इंस्टाग्राम, और पता नहीं अब तो नया थ्रेड है। हाँ, तलाश में है, सर्चिंग मोड में। ये ज्यादा खतरनाक है, तलाश ज्यादा खतरनाक है, इससे बेहतर है हो जाए। क्यों सर? उसमें ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि फोकस एक एरिया में तो होता नहीं है। ये भी अच्छी लग रही, मार रहे, भेज रहे इसको। 10-15 में एक वो तो हिट करेगी ना, किसी को हम पसंद आएंगे। क्या सर कॉलेज में नहीं हो पाया? कितना फॉलोअर है उसमें? है ही कितना? ही वाली कितनी है सर? बहुत दुख है जीवन में। हाँ आरती बोलो। ओके, तो जब यहां पर आए वैदिक कर्म कांड की व्यवस्था, तो यहां पर जो कुरु ये सब जो रीजन दिखाई दे रहा है, यहां पर सबसे पहले वो लोग आए। अच्छा, जब वो लोग आए होंगे तो उनमें पुरोहित वर्ग होगा जो पूजा पाठ कराता होगा, एक सरदार कबीला का जो लड़ता होगा, और आम जनता। उस समय तो आर्मी थी नहीं, तो आम जनता ही लड़ने जाती है। अब आज के डेट में अगर एक गांव की लड़ाई दूसरे गांव से हो जाएगा तो क्या आर्मी आती है? क्या क्या होते हैं भाई?
गांव का एक सरदार होता है, लीडर आदमी, समझे, ऊपर शर्ट, नीचे पैंट, गमछा, तिलक, ठीक है, और चश्मा रेबैन का, और नीचे चप्पल, वो सरदार होगा। क्यों मैडम? अब पीछे से गांव के लोग 5, 10, 15 किस्म के लोग हैं, वो भी उसी टाइप के लोग होते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ तो कहीं उस गांव में वो मिल गई तो चल रहे, समझ रहे बात होगी नहीं सर? ये चक्कर रहता है ना। तो वहां पर क्या होगा कि एक गांव का आदमी में एक राजन होगा जो सरदार होगा, और अब चूंकि तुम दूसरे गांव में लड़ने जा रहे हो, क्या पता मारे जाओ, मारे भी जा सकते हो ना, तो पुरोहित पूजा करेगा कि तुमको कुछ हो ना। तो एक पुरोहित होगा, और आम जनता लफंडर वाले, चल 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 देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या है? कॉमन पीपल। अच्छा देखो, फायदा इन दोनों को होना है। ये लफंडर वाले लोग मार भी खाते हैं, नाम भी नहीं होता है। सारा क्रेडिट कौन लेगा? राजन, कि भाई हमने इसकी अगुवाई करी थी। और जो जो भी लूट लपेट के लेकर आएंगे वो बटेगा पुरोहितों में भी और राजन में भी। आम जनता को बहुत कम मिलना है, आम जनता वो लड़ने जाती है। बात समझा कि नहीं? तो धीरे धीरे राजन और पुरोहित बहुत पावरफुल हो जाएंगे, राइट? ये चीज दिखाई दिया। अच्छा, 1000 बीसी के बाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं महाजनपद तक आ सकूं। 1000 बीसी के बाद इनको क्या मिलता है? क्या मिलता है इनको? लोहा, आयरन। अब आयरन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैम? सोचिए, आयरन क्या होता है? बहुत बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है। तांबा, अभी तक इनके पास तांबा था। तांबे में अगर आप किसी किसी पेड़ को काटने जाएंगे, तांबा मुड़ जाएगा। तांबा इतना मजबूत होता है क्या? तांबा से कभी देखा आपने? कुल्हाड़ी तांबे से बना रहे हैं। तांबा बहुत कमजोर होता है, जब भी पेड़ काटने जाएंगे तो क्या होगा? मुड़ जाएगा। तो यहां पर इस क्षेत्र में, यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है, इसमें घने वन है। क्या है? पेड़ है बहुत ज्यादा, गंगा का मैदान है ना। तो जैसे तांबे से काटने की कोशिश कर रहा है, तांबा मुड़ जा रहा है, बेचारे परेशान कि भैया कैसे काटे। तो इनका जो मेल मूल मूल जगह जो है वो ये है। कहां पर है? दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही क्षेत्र है इनका। अच्छा, जहां पर ये मूलतः होंगे वहां पे वैदिक कर्मकांड की बहुत ज्यादा प्रचलन होगा, है ना। अच्छा, यहां पे खाली पेड़ है, तो इसका मतलब क्या इंसान नहीं है क्या? है। लेकिन कौन से वाले हैं? ये सिंधु घाटी वाले लोग होंगे जो लिंग पूजा करते हैं, शिवलिंग पूजा। तो जब इनको लोहा मिल गया, अतरंजी खेरा, जब इनको पहली बार लोहा मिला तो कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है यार। देखा, काटा तो कट गया फट से, बल्ले बल्ले हो गए इनके। इनने क्या किया? पेड़ की कटाई शुरू करी, काटते गए काटते गए। अच्छा, जैसे ही ये काटते गए तो इनको वहां पर कौन मिले होंगे? सिंधु घाटी सभ्यता या पुराने लोग, वहीं के लोग जो जंगलों में रहते हैं, जनजाति, ट्राइब। तो जो लोग काट रहे होंगे इनमें, उनमें कुछ औरतें भी होंगी, पुरुष भी होंगे। तभी तो विस्तारण होगा ना, भौगोलिक विस्तारण नहीं जो हो रही है। वहीं रहोगे एक जगह? नहीं सर, हम तो यही हैं। एक घर लेने के बाद दूसरा घर सोचने लग जाते हो, दूसरा घर लेने के बाद तो तीसरा घर सोचने लग जाते हो। ये तो पूरा का पूरा जनजाति ही एक तरफ से है, पूरे आ रहे हैं, इनका तो काम ही लड़ना मारना है। घोड़े वाले लोग हैं ना, ये लोग घोड़ा चलाते हैं। तो घोड़े में क्या होता है? तेजी होती है। अगर पेड़ों में रोक रखा है तो क्या करेंगे यार, किस दिन पेड़ कट जाए बस, थोड़ा और फैल जाए। नहीं समझे बात को? उसी बात, जब आप जंगलों की सफाई करेंगे तो आपको कुछ जो जमीन मिलेगा ना, वो बहुत उपजाऊ होता है। जंगल में जो जमीन होता है बहुत उपजाऊ होता है। तो इनको ये भी था कि भाई अगर हम लोगों ने कटाई शुरू कर दी तो उपजाऊ जमीन मिलेगा तो फिर खेती बढ़ेगा, समृद्धि आएगी। क्यों? ये चीज शुरू हो गया। अच्छा, यहां के कुछ नेटिव लोग भी रहे होंगे, कुछ आर्य रहे होंगे। तो नेटिव लोग काले रंग के होंगे, आर्य सफेद रंग के, गोरे रंग के।
तो उन्होंने कुछ को शूद्र कह दिया होगा, वह भाग यहां से, शूद्र कहीं पे। बात समझे कि नहीं? तो जो वहां के नेटिव लोग रहे होंगे वो क्या होंगे, धीमे धीमे हिमालय की तरफ भाग गए होंगे। क्यों, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? नीचे भी जा सकते हैं। नीचे में एक दिक्कत क्या है कि एक तो गंगा क्या है, गंगा क्रॉस करना पड़ेगा, दिक्कत समझो बातों की नहीं। यहां गंगा क्रॉस करना पड़ेगा भाई। अभी इतनी तुम्हारे लिए गंगा पास के पार करना बहुत आसान है। अभी तुमको कह दिया जाए गंगा नदी पार करके उस तरफ जाओ तो दिक्कत होगा ना तुम्हें। तो गंगा की वजह से हाँ? ये तो हिमालय में नहीं जा रहे हैं, हिमालय और मैदान के बीच का जो तराई क्षेत्र है वहां भाग जा रहे हैं। बात समझा कि नहीं? अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा कि सारे भाग गए होंगे। कुछ तो कहेंगे अरे ठीक है चलिए हम आपकी थोड़ी मदद कर देंगे, हमको पता है इस एरिया के बारे में। उनमें कुछ औरतें भी होंगी, कुछ पुरुष भी होंगे, इधर भी कुछ पुरुष कुछ औरत। अब डेफिनेटली भाई साहब, प्यार कहां गोरा और काला देखता है, प्यार तो बस हो जाता है। इनमें भी कुछ को प्यार हुआ होगा, मोहब्बत हुआ होगा, दोनों में शादी हुआ होगा, हुआ है कि नहीं सर? अब एक काले लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक गोरे लोग, काले लड़का हो या लड़की, अगर दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया तो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ कि नहीं? मैं हमेशा कहता हूं कि अगर भारत में कास्ट और हिंदू मुस्लिम विवाद को हटाना है तो आप सर शादी शुरू कर दीजिए, इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज। देखिए कैसे मामला एकदम बढ़िया हो जाता है आप। क्यों सर, एक दो तलाक होगा, एक दो तलाक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृति का, संस्कार के में भिन्नता होने के कारण, पर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। क्यों सर, गलत बोल रहा हूं? देखो कैसे, पहले सबसे पहले यही नो बोला, अभाव बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शादी ब्याह जरूरी, जब होने के बाद बात करेंगे आपसे। समझे बाबू? बाबू ए बाबू, बात समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं? तो यहां पर दोनों में क्या हुआ होगा, दोनों में हुआ होगा भाई, इनमें संस्कार। चलो भाई आज से इसमें होता है ना अनुलोम प्रतिलोम विवाह, इसका होता है ना कि उच्च जाति निम्न जाति, ये वाला सिस्टम जो शुरू होता है। तो आपस में शादी हुआ होगा, शादी हुआ तो कल्चर एक्सचेंज हुआ होगा। आर्यों ने कुछ नॉन आर्य के कल्चर अडॉप्ट किए होंगे, नॉन आर्यों ने कुछ आर्यों के कल्चर अडॉप्ट किए होंगे। नहीं, गलत बोल रहा हूं? गोरे श्वेत वर्ण वाले कृष्ण वर्ण से शादी करें, ये जो हम लोग भारत में रहने वाले लोग थे वो काले लोग थे, आर्य जो थे वो गोरे लोग थे। जब आपस में दोनों में कुछ, तो जरूरी है शादी हुआ हो यार, अफेयर भी हुआ हो, तो जो भी प्रोजनी आई हुई है वो कह रहे हैं उनमें थोड़ा सा काला, थोड़ा गोरा, भूरा भूरा दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आपस में क्या हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ होगा। अच्छा, ये कल्चर का एक्सचेंज जैसे जैसे इन्होंने कटाई शुरू करी होगी और भी ज्यादा बढ़ता चला गया होगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो यहां पर इस जगह पर पॉइंट नंबर 1 पे श्वेत वर्ण का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी वैदिक संस्कृति का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। और जैसे 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 हम लोग पूर्वी भारत की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वैदिक संस्कृति का प्रभाव कम हो गया होगा। क्यों? नहीं, शादी हुई, कल्चरल एक्सचेंज ज्यादा हुआ। अच्छा मैडम आप सोचिए कि बिहार में बिहारी ज्यादा है, हालांकि बिहारी हर जगह है, तो केरल में बिहारियों का प्रभाव कम होगा कि नहीं, कि उसी प्रभाव में आप रहेंगे? नेचुरली मैं मानता हूं बिहार के लोग कई जगह पाए हो गए होंगे, कई जगह पे छठ करते हैं, पर महाराष्ट्र में बिहारियों का प्रभाव कम होगा कि नहीं? लिट्टी चोखा खाने वाले कम होंगे, भात दाल भुजिया खाने वाले भी कम होंगे। यहां जहां जाओ यार भात दाल भुजिया खिला देता है यार। आइए सर, आपका न्योता है, गए हम, देखा भात दाल और भुजिया खिला दे रहा है। अच्छा कह रहा है आपके लिए कुछ और भी बनाए हैं, चलिए यार चोखा और बनाया, आम का चटनी, कह रहा आपके लिए एक मीठी खटमिट्टी बनाए हैं। क्या क्या खटमिट्टी रे? दिखा रहा टमाटर खटमिट्टी थमा दिया। अरे अम्मा कुछ तो बदलाव लाओ यार। नहीं मैरिड विद बिहारी गर्ल, दिन भर भात दाल भुजिया, भात दाल भुजिया।
चोखा, खट मिट्टी। मेरी बीबी है ना यही की, दरभंगा। भात दाल भुजिया भिंडी, भात दाल भुजिया भिंडी, भाई भात दाल भुजिया चोखा। अरे कुछ और बना दो यार, जीवन में कुछ और है, आप ही बना लीजिए। फिर कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, बहुत क्रिएटिविटी दिखाएगी तो भिंडी की भुजिया बना देगी। क्या चल रहा है रे, बहुत क्रिएटिविटी का परवल आलू की भुजिया। व्हाट इज दिस? समझ में आ गया आप कि नहीं? तो यहां पर यही है प्रभाव। धीमे धीमे क्या होगा, जैसे जैसे आप दक्षिण भारत या उस पश्चिमी भारत की तरफ जाएंगे, जो बिहारी कल्चर का प्रभाव होगा वो कम होता चला जाएगा। नेचुरल है ये, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। तो सिमिलरली जो वैदिक कर्मकांड की जो कल्चर यहां पे होगा वो धीमे धीमे इधर की जाते हुए कम होता चला जाएगा। एक बात, एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने लोहे का इंपॉर्टेंस ढूंढा तो इनको उन क्षेत्रों की तरफ भी जाना है जहां पे लोहा ज्यादा है। नहीं समझे? अरे लोहा तो इनका हथियार है ना, अब के बाद हथियार भी लोहे का बनेगा। तो अब ये देख रहे हैं भाई किधर लोहा है। तो देख रहे हैं क्या कि ये जो छोटा नागपुर का जमीन है, ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यहां लोहा है। छोटा नागपुर किसको कहते हैं? जो अभी के डेट में झारखंड है, जो पहले कभी बिहार हुआ करता था। वहां पे खूब लोहा है ना, मयूरभंज तो उड़ीसा में है, सिंहभूम, खूब लोहा मिलता है वहां पर। तो इन्होंने उन क्षेत्रों को ढूंढना शुरू किया। तो जिस क्षेत्र के पास लोहा ज्यादा होगा वो महाजनपद उतना पावरफुल होगा, वो क्षेत्र उतना पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो जंगलों की कटाई हो सकती है, दूसरा उसी लोहे का वो क्या बना सकते हैं, तीर और भाला, वेपन्स बनाए जा सकते हैं। क्यों गलत बोल रहा हूं? उसी से खेतों की जुताई हो सकती है। तो लोहा जहां जितना ज्यादा वो उतना पावरफुल। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे महाजनपद होंगे जो आपके हिसाब से पावरफुल होंगे, आप ही को बताना होगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, भारत में अगर आप इधर देखें, इस तरफ देखें, तो इधर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया किसको कहते हैं? इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया। पहले भारत क्या किया करता था कि दक्षिण पूर्व एशिया से सामान उठाया करता था और ट्रेडिंग पोर्ट से होते हुए, गुजरात होते हुए अरब को दे दिया करता था। अब मेरी बात सुनना, भारत के पास बहुत सामान था, खाने पीने का, मसाला था, चावल था, गेहूं था, सब कुछ था। तो जब भी हम यहां के सामान उठाएंगे तो बदले में हम उनको सामान दे देंगे। लेकिन अरबी लोगों के पास और यूरोपीय लोगों के पास वो बात नहीं थी। अरबी सूखा जगह है, तो उनके पास क्या हुआ करता था, सोना। तो जब भी वो भारत से व्यापार करते थे तो बदले में वो सोना दे देते और सामान उठा लिया करते थे। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार जो ये ट्रेड होता रहा साउथ ईस्ट एशिया से लेके अरब और यूरोप के बीच में, इसके बीच में भारत एक मध्यस्थता का काम करता रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसके वजह से क्या हुआ कि भारत में सोने का जो भंडार था वो बढ़ता चला गया और भारत अमीर होता गया। बाद में आप इसी को सोने की चिड़िया कहते हैं, जिसकी वजह से भारत बाद में गुलाम भी हो गया। बात समझा कि नहीं? इसका मतलब कि जो जो रूट ट्रेड रूट पर पड़ेगा, जो जो जगह ट्रेड रूट पर पड़ेगा, व्यापार के केंद्र पर पड़ेगा, वो अमीर जगह होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर क्यों अटैक किया? कभी सोचा आपने? वहां क्यों सोना था? क्योंकि वो गुजरात में था। मोहम्मद गजनी दक्कन में तो नहीं गया। है? कभी सोचा औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़ा? इतिहास को कभी ऐसे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि क्या कारण था। देखिए, ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग यहां पे थे
और हिंदू धर्म में क्या होता है कि मुझे भगवान को चढ़ावा चढ़ाना है। बंगाल और गुजरात ये दोनों ट्रेड रूट में लाई कर रहा है। देखो जरा तुम, बंगाल इधर है और गुजरात इधर है। तो बंगाल और गुजरात के लोग धनाढ्य होंगे, जो उनके मर्चेंट व्यापारी वर्ग के लोग होंगे वो बहुत पैसे वाले होंगे। तो वो कहेंगे क्या, भगवान मेरे पे बस इस व्यापार पर ये अपनी नजर बनाए रखना, इसके लिए कृपा बनाए रखना। इसके लिए क्या कहेंगे हम आपको, तो पुजारी वर्ग क्या कहेगा, ऐसे थोड़ी ना कृपा बनेगा। चढ़ावा चढ़ाइए, सोने का आंख प्रदान करिए, कवच दीजिए, मुकुट दीजिए। तो धीमे धीमे क्या हुआ, ये व्यापारी वर्ग लोग ज्यादा से ज्यादा सोना चढ़ावा चढ़ाने लगे। नहीं समझे बात को? तो मोहम्मद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसके बाद जो है बाबा विश्वनाथ किधर पड़ता है, बनारस, बंगाल के बहुत पास। आंख पोछ के आइए सर आप। जी जी कोई दिक्कत नहीं, जय 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 सर, जय 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 जय। जो क्या हो ना, क्या दिक्कत है, हमको भी नींद आ रहा है, कोई बात नहीं। 8 बजे क्लास की ये विडंबना ही है। फिर आंख बंद नहीं होनी चाहिए आपकी, है। बाबा विश्वनाथ मंदिर किधर पड़ता है, यहां पे। काशी किसके नजदीक है, बंगाल के। और काशी जो है वो हिंदुओं का गढ़ रहा है, तो जितने भी मर्चेंट है वहां जाएंगे। दक्कन के मंदिर तो नहीं तुड़वाए औरंगजेब ने। थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। उसमें एक और होता है कि मंदिर जो होता है ना, वो सोशियो इकोनॉमिक सीट होता है किसी जगह का। मतलब वहां पे लोग, मंदिर केवल मंदिर नहीं होता है, मंदिर में 4 तरह के लोग आते हैं, बैठकी होती है, एक तरह का कल्चर डेवलप हो जाता है। मस्जिदों में भी यही होता है, समझ में आ रहा है? 4 तरह के लोग आते हैं, बैठते हैं। तो 2 कारण है, एक तो यहां पे बहुत सोना है, और दूसरी बात, अगर हमने मंदिर को तोड़वा दिए तो हमने उस कल्चर सीट को अप्रूव कर दिया। देखिए, अगर आप बहुत गढ़ में जाएंगे, और मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर का इंटरप्रिटेशन इसमें बहुत अच्छा है। औरंगजेब ने जो मंदिर तुड़वाए हैं उसका बहुत बड़ा कारण है, औरंगजेब का जो पालन पोषण है ना, उसको जरा आप गौर करिएगा। औरंगजेब का पालन पोषण जो हुआ है वो कट्टर इस्लामी पंथी विचारधारा के लोगों के बीच में हुआ। अकबर का ऐसा नहीं था, बैरम खां के साथ हुआ था। तो शुरुआती में औरंगजेब में वो प्रॉपर्टीज नजर आने लगा कि मुझे भारत को गजवा हिंदुस्तान, दारुल इस्लाम बनाना है। शुरुआत में ध्यान रखना। औरंगजेब जैसे जैसे समय बीता, और जब उसने ये विचारधारा लोगों के सामने रखा, तो उसके आसपास के सपोर्टर्स जो जितने भी थे, उन्होंने कहा यही मेरा राजा बनेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, यही मेरा राजा बनेगा, क्योंकि इसकी विचारधारा मेरी विचारधारा से मैच कर रहा है। तो इसके आसपास की नोबिलिटी जिसने औरंगजेब को सपोर्ट किया, वो भी ये सोच के सपोर्ट किया कि कल के डेट में अगर ये राजा बना तो ये भारत को दारुल इस्लाम बना देगा। नहीं समझा बात को? अच्छा, औरंगजेब को शुरुआती कुछ दशकों में ही समझ में आ गया कि भारत पे रूल करना होगा तो हिंदू वर्ग को दुखी करके नहीं कर सकते। ध्यान सुनना, क्यों? क्योंकि हिंदुओं की मेजोरिटी थी वहां पर। बात समझा कि नहीं? अब और अक्सर हम लोग औरंगजेब को कहते हैं कि वो जिंदा पीर है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूं, फिर मैं अभी आ जाऊंगा टॉपिक पे। औरंगजेब को कहा गया कि ये जिंदा पीर है। अरे तू जिंदापुर कैसे नहीं रहेगा रे, तेरे बाप ही शाहजहां सारा कुछ उड़ा के चला गया। तुम सोचो कि औरंगजेब बहुत बड़ा वीणा वादक है, पता है ना? औरंगजेब से बड़ा वीणा वादक शायद ही कोई मुगल कोर्ट में था। इसने किसी भी म्यूजिशियन को अपने जगह जगह नहीं दिया, जबकि ये इतिहास साक्षी है कि कोई भी राजा अगर वीणा वादक है और म्यूजिक प्रेमी है तो अपने कोर्ट में म्यूजिक जरूर रखेगा। क्या कारण था कि औरंगजेब खुद म्यूजिशियन होकर उसने अपने कोर्ट में किसी म्यूजिशियन को रहने नहीं दिया? कारण यह था कि औरंगजेब के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो किसी भी म्यूजिशियन को पैसा दे सके। नहीं समझा बात को? अब औरंगजेब ने यहां पर 2 बात खेला। औरंगजेब ने कहा कि अगर मैं अपने कोर्ट के म्यूजिशियन और पेंटर्स को भगा देता हूं इस्लाम के नाम पर, तो इसे 2 संदेश जाएगा। जो उसकी नोबेलिटी, जिसने उसको सपोर्ट किया है, उसको लगेगा कि यार ये तो कट्टर इस्लाम मुस्लिम है ये। तो कभी भी क्या होगा,
विद्रोह नहीं होगा नोबेलिटी के बीच में। और दूसरी बात, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, वैसे भी फकीर है। जिंदा पीर बनने के पीछे कारण है भाई, तू दारू कैसे पिएगा, तेरे पास पैसे ही नहीं है। सारे पैसे तो तुम्हारे शाहजहां और इन्होंने लुटवा दिए हैं, जहांगीर ने लुटवा दिया है। नहीं समझे बात को? तो औरंगजेब अपनी, अब औरंगजेब ये कैसे बताए कि मेरे पास पैसा नहीं है? जैसे ही बोलेगा तुरंत दक्कन आक्रमण कर देगा, अफगानी आक्रमण कर देंगे कि ये तो कमजोर शासक है। हाँ, नहीं समझा? हाँ, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा नहीं था, उसने एकता बना रखा था, जागीरदारी शुरू कर दी थी। मनसबदार ज्यादा थे तो जागीरदारी शुरू कर दिया था, मनसबदार को कैश नहीं दे रहा था अकबर की तरह। ध्यान से सुनो, उसकी पॉलिसी पहले ढंग से समझो। वो कैश नहीं दे रहा था अकबर की तरह, वो क्या कर रहा था, जमीन दे रहा था। और जैसे ही आपने जमीन देना शुरू किया, जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे, सब सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे। यही हुआ। उसी के बाद हुआ ना, मराठों ने अलग किया, निजाम उल मुल्क ने अलग किया, बंगाल ने अलग कर दिया, अवध ने अलग कर लिया है, सिखों ने अलग कर लिया। जगीर शुरू कर दिया आपने। अकबर की तरह कैश नहीं दे रहे हो, जमीन दे रहे हो। कैसा हुआ मालूम है? जैसे मान लो इस एरिया में मैं रूल करता हूं, पहले मैं तुम्हें काम करने का पैसा देता था, अब मैंने कहा भाई ये कोना तेरा, तो जब मैं कमजोर पड़ूंगा आजाद नहीं कर लोगे तुम अपने आप को? तो तुमने कैश क्यों नहीं दिया? तुम्हारे तो पैसे ही नहीं है। अब उसके पास मजबूरन है कि काशी के मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में बहुत सोना है, अटैक करेगा, अटैक करके वापस आ जाएगा तो नोबेलिटी कहेगी तुमने तुड़वाया क्यों नहीं थे? अब औरंगजेब का मजबूरी है, वो चाह नहीं रहा तुड़वाना। नहीं समझा? औरंगजेब के पास ये मजबूरी है कि वो चाह नहीं रहा तुड़वाना जमीन मंदिर को। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं तुड़वा दिया तो विद्रोह हो जाएगा हिंदुओं की तरफ से। लेकिन नोबेलिटी को खुश करने के लिए और अपने आप को बड़ा इस्लामिक रूलर सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? वो तुड़वाएगा। अभी तो अगली बार कहेगा कि जिहाद का नारा लगवा रहा हूं भाई, तोड़। तभी तो नोबेलिटी उसके पीछे रहेगी, तभी तो जागीरदार उसके पीछे रहेंगे। नहीं समझा बात को? सिकंदर लोधी ने भी बहुत मंदिर तुड़वाए हैं, क्या कारण है? सिकंदर लोधी बाइगॉट था? नहीं, सिकंदर लोधी की माता हिंदू थी, उसे हमेशा दिखाना पड़ता था, लॉयल्टी दिखाना पड़ता था कि मैं बहुत बड़ा मुस्लिम रूलर हूं। तो किसी को, किसी भी शासक की इस बात पे बुराई कर देना कि वो बाइगॉट था, नहीं। शासक जो होता है ना, वो सबसे पहले शासक होता है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान होता है। अगर आपको उसको समझना होगा ना, तो आपको पूरी तरीके से इतिहास को समझना होगा। आधा अधूरा इतिहास बहुत गड़बड़ है। समझे बातों की नहीं? तुम कह रहे हो कि भैया हम आगे बन के गजवा हिंदुस्तान और दारुल इस्लाम बनाएंगे, अचानक तुमको लगता है भाई इस पॉलिसी तो भारत में शासन किया ही नहीं जा सकता है, अब करोगे क्या? तुम्हारा सपोर्ट ही इसी बेसिस पे मिला है। नहीं समझे? आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट ये चाह भी ले कि नहीं हम सेकुलर पॉलिसी अपनाएं, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? सपोर्ट ही इस बेसिस पे मिला है। नहीं समझा? नहीं समझा बात को? पहले तुम समझो, राजनीति भी कोई चीज होता है मेरे भाई। तुम कहते हो कि पुरानी गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो बहुत बड़ी सेकुलर थी। अक्सर कई बार सेकुलरिज्म के नाम पर हम लोग कांग्रेस पार्टी को याद करते, सेंट्रिस्ट पार्टी है। तो भाई क्या हुआ, जब आपको शाहबानो केस हुआ, उसके बाद तो बाबरी मस्जिद का दरवाजा आप ही ने खुलवाया था, राजीव गांधी ने। उस समय कहां गया सेकुलरिज्म? राजनीति सबसे पहले होता है सर, बाद में जाकर ये तो तुम और हम होते हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा किस वजह से हुआ है। कभी सोचो ना तुम यार, कि कोई आदमी बाइगॉट हो सकता है अपने कोर्ट से, किसी म्यूजिशियन को कैसे भगा सकता है जबकि वो खुद बहुत बड़ा म्यूजिशियन है। नहीं सोच रहे हो? अपने आप को जिंदा फिर पोर्ट्रे कर रहा है। भाई कहां से करोगे? तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, कैसे दारू पियोगे तुम? कैसे एकदम बढ़िया कपड़ा पहनोगे तुम? पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। अब तुमको मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी नोबेलिटी कह रही है तुमको कि दारुल इस्लाम बनाओ, तो तुम्हें वैसी रिलीजियस पॉलिसी अपनानी पड़ेगी।
तुम वैसी रिलीजियस पॉलिसी अपनाओगे तो प्रोटेस्ट भी उसी तरह का होगा, उसको दबाने के लिए तुमको मिलिट्री चाहिए होगा, तो रिवोल्ट होता भी है, सिखों की तरफ से होता है, जाटों की तरफ से होता है, क्या उससे मैं बात करी जाएगी। यहां समझे बात को क्या कह रहा हूं मैं सर, बात को समझ रहे हो यहां क्या कह रहा हूं मैं। केवल लूसेंट के रटने से इतिहास नहीं होगा, इतिहास को समझ बनाए रखना बहुत जरूरी है, समझे बात हो कि नहीं। हम यहां पे आपको बहुत फैक्ट नहीं बताते हैं, हम आपको बस समझ बता देते हैं कि भैया देखो समझ जब डेवलप करो। यहां पर ये जो है ना ये क्रूर गढ़ है वैदिक संस्कृति का, ये नहीं है। अच्छा, यहां पर क्या होगा कि ये जो जगह होगा और ये जो जगह होगा ये बहुत अमीर क्षेत्र होगा, तो नेचुरली इसके आसपास के जो महाजनपद होंगे वो भी बहुत अमीर होंगे। मगध ने अंग पे शासन, अंग पे अटैक किया, आक्रमण किया, क्या कारण था, बहुत नजदीक था। एक बार अंग हाथ में आ जाता पूरा ट्रेड उसके हाथ में आ जाता। नहीं, क्या करती मैडम, पैसा आता तो क्या करते, पैसा आता तो और पावरफुल हो जाते और महाजनपद अपने हाथ में लेते। नहीं, नहीं समझा बात को क्या कह रहा हूं, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब तुम मुझे बताओ सर, सर मेरी बात सुनिएगा, तो धीमे धीमे जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो क्या होता है, पूर्व की तरफ क्या होता है, भौगोलिक विस्तारण होगा, नहीं होगा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होगा, नए नए जमीन आएंगे, एग्रीकल्चर कृषि प्रचलित होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वैश्य सेक्स, वैश्य जो होंगे वैश्य वही तो उपजाऊ कर रहे हैं। चतुर्वर्णा में राजन यानी कि क्षत्रिय है वो क्या कर रहा है, राज कर रहा है, पुरोहित क्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ब्राह्मण, वैश्य क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो कुछ लोग खेती से बाहर निकलेंगे, कहेंगे हम सेकेंडरी एक्टिविटी करेंगे। अरे भैया आपके घर में 5 लोग, 5 लोग खेती कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि भाई 100 केजी उत्पादन हुआ है, 5 लोगों में कह देंगे, आपके घर के पिताजी बोलेंगे कि यार 2 लोग में ही तो 100 केजी हो सकता है, 5 लोग खाएंगे जो एक जगह, नहीं समझा मैडम, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोग ने मिलकर 100 केजी उत्पादन किया, वो 100 केजी उत्पादन 2 लोग भी कर सकते थे, जबरदस्ती का 5 लोग एक जगह आ गए हैं, तो आपके पिताजी क्या कहेंगे कि भैया कुछ और काम करो, नहीं, क्यों उत्पादन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है, तो बाकी 3 लोग क्या करेंगे, दूसरा कोई काम करेंगे। मैडम आप पढ़ाई क्यों करें, मान लीजिए आपके पिताजी लोग जो हैं वो खेती कर रहे हैं, मान लेते हैं, आप पढ़ाई करना शुरू क्यों के शुरू कर दी, कल के डेट में हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, बीपीएससी क्लियर करेंगे, पढ़ने लगे, हो सकता है कुछ उद्योग में लग गए हों, कारपेंट्री करने लगे हों, लोहार बन गए हों, सोनार बन गए हों, नहीं बन गए होंगे, है सर, समझे बात हो कि नहीं, कुछ लोग सोनार बन गए होंगे, कुछ लोग कुछ बन गए होंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, खेती छोड़कर औद्योगिक गतिविधि में आप लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब उद्योग उत्पन्न होता है तो क्या बनता है, शहर बनता है, और धीमे धीमे ये शहर बनने लगेगा। बात समझा कि नहीं। एक और बड़ी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन डेवलप होगा, क्या होगा, बढ़ाई, काम बढ़ेगा, बढ़ाई क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे, पेड़ से काटने के बाद लकड़ी का क्या करेंगे, रथ बनाएंगे, रथ बनाएंगे, घोड़े उसको खींचेंगे, एक जगह दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा, अटैक करना आसान हो जाएगा, और भी एक्सपेंशन होगा, नहीं, इस तरीके से छोटे छोटे जो क्या होंगे, जनपद बनेंगे, और ये छोटे छोटे जनपद क्या होंगे, महाजनपद निर्माण करेंगे, इसी को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद जो काल आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाजनपद काल। भारत में अंगुत्तर निकाय नाम की एक पुस्तक है, समझ में आ गया, बौद्धों की कुछ किताब है ये, उसके हिसाब से 16 महाजनपद देखने के हमको क्या मिले हैं,
साक्ष्य मिले हैं, 16 महाजनपद। ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ महाजनपद ऐसे होंगे जो गंगा के मैदान में बसे होंगे। सही बोल रहा हूं? ये गंगा के मैदान वाले महाजनपद कैसे होंगे? गंगा के मैदान वाले समृद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि उपजाऊ ज्यादा है। अच्छा, और कौन होंगे ये लोग? वैदिक संस्कृति मानने वाले, यानी यहां पर एक राजन होगा और दूसरा पुरोहित होंगे। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं मैम? सर मैंने बताया ना, यहां लोग काट पीट कर गए होंगे, भगा दिया होगा उन्होंने। तो गंगा के मैदान वाले लोग कौन होंगे? राजन और पुरोहित, यानी वैदिक संस्कृति मानने वाले होंगे। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो तराई क्षेत्र वाले होंगे। होंगे? अच्छा, ये तराई क्षेत्र वाले वैदिक संस्कृति मानने वाले होंगे? नहीं, भारत के मूल निवासी होंगे, जनजाति होंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अच्छा, वेरी गुड, मेरा काम आसान कर दिया आपने। यानी कि महाजनपद दो तरह के होंगे। एक 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 वो लोग जो वैदिक संस्कृति मानने वाले हैं। मानने वाले। ओ बाबू, सही बोल रहा हूं? तुम्हारे मित्र कहां हैं? अच्छा, उसको बोल देना कि सर आएंगे तो सारा सवाल तुम्ही से पूछेंगे। हैं? बिल्कुल जाना छोड़ देंगे। कल से आएगा। कहना सर वो सील डूल लगा के बैठेंगे। हमको बोले थे सर रविवार को भी क्लास लीजिए। हाँ, खुद शनिवार को भी गायब है, रविवार को भी गायब है, सोमवार को भी गायब है। उनको कहिएगा सर रेन कोट वगैरह लगा के आए, क्योंकि शब्दों के बाण चलेंगे उनके ऊपर। है सर? पानी पीजिए सर, जरूरी है आपको। अब कल से अगर ये इनको कह देना बेटा तुम सोए नहीं। अच्छा, नंबर दे देना जरा हमको। कह रहे इनका फोन लीजिए, वाईफाई ऑफ कर दें, नेटवर्क सब पैकेज वैकेज भराना बंद कर दें। अच्छा, रील्स बना रहा है? अरे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कराओ यार। हैं? तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इनको? लाइक कर देंगे ना? हमको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, हम इसी बहाने सीख भी लेंगे। प्रोफाइल बना हुआ है लेकिन चलाना नहीं आता है। अच्छा, तो सोशल मीडिया का पढ़ना गलती से आ गया, कभी भी जा सकता है। एडिटर है? फ्री का है इसीलिए। बहुत, इंसान कहां से कहां चला गया रे। इधर इनके घर का नंबर देना हमको। ये लोग बताओ, ये लोग बोरिंग रोड में एक इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और ये सोशल मीडिया हैंडलर वाला बात कर रहा है, मजबूरी में आ रहा है। एक काम करो भाई, घर बात कराओ मेरा। ठीक, ओके। वैदिक संस्कृति, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसमें कौन से वाले हैं? जनजाति वाले हैं, है ना, जनजाति वाले, ट्राइबल जो है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो वैदिक संस्कृति वाले लोग होंगे उसमें राजतंत्र होगा या गणतंत्र होगा? गणतंत्र क्यों नहीं होगा? पुरोहित होने नहीं देगा। पुरोहित होने नहीं देगा। है? काय नहीं होने देगा पुरोहित? ये नए बच्चों में बताओ जरा, नए बच्चों में, ये 4 बच्ची जो है, मैडम ये बताइए पुरोहित ऐसा होने क्यों नहीं देगा? देखिए समझ उत्पन्न करिए, बाकी फैक्ट तो लूसेंट में भी दे दिया गया है।
समझ उत्पन्न करिए, फैक्ट तो लूसेंट में भी है। अगर हमारी क्लास में आप फैक्ट के लिए आ रहे हैं तो आई एम सॉरी सर, हमसे बहुत अच्छे शिक्षक आपको उपलब्ध हैं, आप जाएं और वहां सिखाएं। लेकिन समझ उत्पन्न करनी है तो सर ये क्लास शायद बेहतर है। क्यों सर? आप एक काम करिए ना, यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारा, जाइए एक बार हो आइए इतिहास का सर। वो सीधे बताएंगे अच्छा 2 तरह के महाजनपद हैं, एक है आपके मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। ऐसा नहीं, आप पहले ये मुझे बताइए, वैदिक संस्कृति वाला मोनार्की क्यों होगा, राजतंत्र क्यों होगा? ये लोग आर्यन से सर, ये लोग ऊपर आ रहे हैं। अरे सर सिंपल समझिए, वैदिक संस्कृति में पुरोहित और राजन के बीच में हमेशा साठ गांठ रही है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, मदद किया है। ब्राह्मण फालतू बदनाम है। ये जो राजन है ना, राजन ने खुद ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी क्रिएट करी है, अब बाद में उसी से जलने लगा है। एक राजपूत मिला, आप बाहर मिलिए, बताते हैं। सर जब इतिहास पढ़ो 3-4 लोग धमकी देते हैं सर। कुछ लोग बोलते हैं सर यू आर बाइस्ड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। अरे हाउ कैन आई बी बाइस्ड टुवर्ड्स मुस्लिम्स? मैं वही बता रहा हूं जो सही है, इतिहास है। बाकी तो सर या तो भगवा है या हरा है। तो सर तो नो बडी कैन बी बाइस्ड टुवर्ड्स मुस्लिम, नो बडी कैन बी बाइस्ड टुवर्ड्स ब्राह्मण्स। इतिहास को थोड़ा सा इनसे अलग रखें, ज्यादा बेहतर है। समझ में आ गया? अच्छा, वैदिक संस्कृति वाले ही साठ गांठ बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का दाना पानी चल रहा है एक दूसरे के बदलत। नहीं क्यों? तो यहां पर तो राजतंत्र के अलावा कोई तंत्र हो ही नहीं सकता है। क्यों सर? हो सकता है क्या? होने ही नहीं देंगे। पुरोहित इतने पावरफुल हो गए हैं कि कोई दूसरा तंत्र आएगा ही नहीं, और अगर हुआ तो सबसे पहले ब्राह्मण पुरोहित को समझा, ब्राह्मण जो है राजपूत ये क्षत्रिय को कहकर मरवा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पे वैदिक संस्कृति होगी वहां बुद्ध और जैन उत्पन्न नहीं हो सकते। ये बात आप समझ लीजिए। तो यहां पर एकमात्र शासन हो सकता है किसका? राजतंत्र। इसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। क्यों, सही बोल रहा हूं? और ये ट्राइबल वाले तो जनजाति लोग हैं, नॉन वैदिक वाले हैं, तो इनमें क्या होगा? कबीला कल्चर होगा, कबीला होगा ना। यहां पर कबीला में क्या होता है? लोग आपस में मिलते हैं और अपना सरदार खुद चुनते हैं। ये है हमारा कबीले का सरदार। इलेक्शन होता है, हाँ भाई आप बताइए किसको चुनना चाहते हैं, फलाने को, धिमाके को। जनजाति जो समाज होता है ना, उसमें समानता बहुत ज्यादा होती है। मैडम आपको बता दूं कि भारत में जो सेक्स रेशियो है, यानी कि पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है, वो भारत के मूल समाज में कम है, यानी महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा हैं। लेकिन जब आप जनजातीय में जाएंगे तो जनजातियों में किसी किसी जनजाति में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे समानता पाई जाता है। ये ध्यान रखिएगा मैम, वहां पे इक्वालिटी पाई जाती है। वहां पे देखिएगा महिलाओं का भी बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा योगदान है समाज में। कई जगह पर तो महिलाओं से वंश बढ़ रहा है आगे। कहने का मतलब ये कि वहां पर जो है, वहां पर आपको जो मात्र सत्तात्मक समाज है कई सारे जनजातियों में, मेघालय में अगर आप जाएंगे तो फादर के नाम से सरनेम नहीं आता है, मदर के नाम से सरनेम आता है। मेघालय में जाएंगे तो, बात समझी कि नहीं? तो समानता पाई जाती है। समानता में फिर ये नहीं होता कि किसी एक आदमी ने चुन दिया, पूरा का पूरा क्लास मिलकर, पूरा का पूरा जनजाति मिलकर क्या कहेगा कि हमारा सरदार ये होगा। तो जो सरदार होगा उसको क्या कहा जाएगा? ट्राइबल चीफ।
क्या बोला जाएगा? बुद्ध के पिता, बुद्ध के पिता जो थे कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन ट्राइबल चीफ थे, राजा नहीं थे। अक्सर किताब में तो राजवंशीय थे, नहीं, ट्राइबल चीफ थे वो, सरदार थे वो। अगर तुमने उनको राजपूत कह दिया तो इन्हीं ट्राइबल चीफ्स को बाद में आर्यों ने क्या कह दिया? क्षत्रिय है, और बाकी जो जो जनजाति है उनको शूद्र बना दिया। नहीं समझा? जब ये राजतंत्र वाले लोग जब इन ट्राइब्स पर अटैक करेंगे और इनको अपने अंदर लेंगे तो इनकी समाज को भी तो अपने अंदर लेना होगा। ए बाबू सुनना, ये लोग आर्य हैं और तुम लोग नॉन आर्य हो, तुम ट्राइबल हो और ये लोग कौन है? राजवैदिक संस्कृति मानने वाले। कल के डेट में इन्होंने तुम पर अटैक किया और तुम्हें ले लिया अपने अंदर, तो तुम्हारा जो समाज है उनको कोई ना कोई वर्ण के अंदर डालना होगा ना। नहीं समझे बात को? बिना वर्ण के कैसे समाज चलेगा? तो जो राजन होगा उसको तो कह देंगे भाई देख तुम में तो क्षत्रिय के गुण है, तो तुम तो हो गए क्षत्रिय। और जो बाकी लोग हैं उनको शूद्र बना दिया। नहीं समझे बात को? तो ये क्या हुआ? ये जनजाति का आर्यकरण हुआ, आर्यनाइजेशन ऑफ ट्राइब्स हुआ। नहीं समझे बात को? तो इसी कारण से तुम बोलते हो कि बुद्ध क्षत्रिय हैं। बुद्ध क्षत्रिय होना आर्यकरण है बुद्ध का। अब आप खुद दिमाग लगाइए, बुद्ध कभी वर्ण सिस्टम के फेवर में थे ही नहीं, क्षत्रिय थे। लेकिन बुद्ध और महावीर दोनों वर्ण व्यवस्था के विपरीत थे, तो कैसे बोल देंगे हम क्षत्रिय हैं? इसका मतलब क्या किया गया? आर्यकरण किया गया है। नहीं समझा बात को? है सर? है गलत बोल रहा हूं मैं? जैसे जैसे मान लीजिए अरबी आए भारत में, तुर्की आए, तो भारत में कोई मुस्लिम नहीं था, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने कहा कि रिलीजियस होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर किसी किसी जगह को आपको जीतना है तो उसमें उसको उसके उस लोगों को आप अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा दीजिए। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वो लोग आपके लॉयल हो जाएंगे, कम से कम रिलीजियस वाइज तो आप पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो ये अरबी तो नहीं किए, अरबी ने तो जिम्मी कहा, तुर्कियों ने ये काम किया। समझे बात होगी नहीं? कई लोगों को कन्वर्ट कराया। तो यहां के जो मुस्लिम्स हैं दे आर ऑल कन्वर्टेड मुस्लिम्स, बाई रूट यहां पे मुस्लिम कोई नहीं है, सब तुर्कियों द्वारा क्या कराया गया है? कन्वर्टेड मुस्लिम है, ताकि कल के डेट में इन्हीं में से आर्मी निकाला जाए, इन्हीं में से जिहाद का नारा लगवाया जाए, इन्हीं से ज्यादा आर्मी जीती जाए। तो यहां पर इंडिया में इस्लामाइजेशन हुआ है। सिमिलरली जो बुद्ध है और जो जैन है उनका आर्यकरण किया गया है। बात समझे कि नहीं? नहीं समझा बात को मैं क्या कह रहा हूं? सिमिलरली यहां पर भी क्या किया गया है? आर्यनाइजेशन किया गया है। क्लियर ये चीज है ना? तो यहां पर ये क्या हुआ कि ये जो आपके जो ट्राइबल चीफ होंगे ये क्या होंगे? महासम्मत। इनको क्या बोला जाएगा? अच्छा, महासम्मत को मदद करने के लिए कोई होगा तो उनका अपना काउंसिल होगा, उनका भी इलेक्शन होगा। तो पंचायत हमारे यहां आज होता है, तो पंचायत का मुखिया होता है, पंच होते हैं, होता है कि नहीं? एक बार पंच और मुखिया मिलते हैं तब जाकर कोई फैसला होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी महासम्मत है, और यहां पर क्या हुआ है? क्या हुआ है? उनके कुछ काउंसिल होंगे जो मदद करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कबीला कल्चर है और यहां पर क्या है? ट्राइबल चीफ है और उनका काउंसिल है। यानी कि यहां पर क्या होगा? जनजाति जनजाति प्रमुख, और दूसरा क्या होगा? परिषद। तो बाबू देखो इधर क्या होगा? परिषद। दो तरह के लोग होंगे, यानी कि यहां पर क्या है? मोनार्की है, राजतंत्र है, और यहां क्या है? जब तुम अपने हेड ऑफ दी सोसाइटी को इलेक्ट करते हो, यहां पे इलेक्शन हो रहा है ना, उसको बोलते हैं गणतंत्र। क्या बोलेंगे? गणतंत्र। तो यहां पर क्या है? गणतंत्र है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। यानी कि महाजनपद दो तरह के हो गए। पहला क्या हो गया? राजतंत्र,
और दूसरा क्या हो गया, गणतंत्र। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में मूल रूप से अंतर क्या होगा। एक, ये गंगा के मैदान पे होंगे, क्योंकि गंगा का मैदान उपजाऊ है तो ये क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ेगा। तो ये लोग क्या होंगे, धनाढ्य होते चले जाएंगे। सही बोल रहा हूं। अब चूंकि राजा का बेटा राजा बन रहा है तो यहां पर क्या होगा, जो भी नीति बनाए जाएंगे, जो भी पॉलिसी बनाया जाएगा, उसमें क्या होगा, समानता पाई जाएगी। नहीं समझा, मेरे पिताजी ने ये नीति बनाया था, हमारा काम है या उसको आगे बढ़ाना। तो यहां पे कोहेरेंस इन पॉलिसी होगी तो राजतंत्र मजबूत होगा। नहीं तो पावरफुल कौन होगा यहां पर, राजतंत्र। अच्छा, गणतंत्र में समस्या क्या है, एक तो ये तराई क्षेत्र वाले हैं, उत्पादन उतना नहीं है। सही बोलो, उतने धनाढ्य नहीं है। सही बोलो है। अच्छा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मैं अभी महासम्मत हूं और मेरे कुछ काउंसिल के मेंबर हैं, तो मैं राजा तो हूं नहीं कि मैं अपनी बात रख दूंगा सामने वाला मान लेगा। अब पुरोहित भी नहीं है जो ये कह देगा कि जो राजा कह दिया वो ऊपर वाले की बात है। नहीं समझे बात, ओहो, पुरोहित और राजा के बीच में क्या है, सांठगांठ है ना यहाँ पे। तो राजा ने जो कहा वो क्या माना जाएगा, भगवान कर कहा वो माना जाएगा। यहां तो ऐसा है नहीं, यहां तो ट्राइबल चीफ है, महासम्मत है, महासम्मत लोगों द्वारा चुना गया है। जहां टाइप पाई लिबिर लिबिर करोगे तुरंत क्या कर दिए जाओगे, तुरंत हटा दिए जाओगे। अच्छा, अब महासम्मत अपनी पूरी बात भी नहीं रख सकता है, उसे अपने काउंसिल यानी परिषद के मेंबर द्वारा से बात करनी पड़ेगी कोई फैसला लेने से पहले। और आपको पता है कि अगर 5-6 लोगों किसी फैसले पे आना है और सबको समान अधिकार है तो आप किसी फैसले पे नहीं आ पाएंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही है, नहीं है। आप देखते हो आजकल संसद में क्या होता है, वो बैठते हैं और बस निकलने का बहाना ढूंढते हैं, जूता चप्पल खोल देते हैं सर, पेपर स्प्रे लेके घूमते हैं लोग। अब माई कोई विमेन लेजिस्लेटर पेपर स्प्रे लेके घूमे तो समझ में आता है कि भाई पर्सनल सेफ्टी के लिए मार दिया मुंह पे। पेपर स्प्रे जानते हैं क्या होता है, मिर्ची पाउडर वाला जो होता है मुंह पे मार देते हैं। घर से निकलते वक्त मम्मी कहती है ना बेटा पेपर स्प्रे है ना साथ में। अभी मैन लेजिस्लेटर लेके घूम रहे हैं यार, क्या तुक बंदा इस बात का भाई, आपको किस बात का डर है, मुंह पे पेपर स्प्रे मार दे रहे हैं सर। इतना छोड़िए सर, लोग संसद में रंग बिरंगा वीडियो देख रहे हैं, ये भी वायरल हुआ था कि नहीं, बताइए। भारत का भविष्य आपके कंधों पर है और आप टाइम पास करने के लिए सर वीडियो देख रहे हैं। एक आदमी रील्स बना रहा है, सर मैं बताऊं, सुनिए सुनिए सुनिए, एक कोई लेजिस्लेचर थे, नाम नहीं बोलूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं विवाद में आ जाऊं, अक्सर रहता ही हूं। एक लेजिस्लेचर क्या किए, अपनी महिला मित्र को कि चलो तुमको हम पार्लियामेंट घुमाते हैं, लेकर आए, ये कहकर कि हमारी बीवी है, पत्नी है, बीवी को ये बात पता चल गई। अरे अबे हम तो यहां हैं, ये कौन सी बीवी घुमा रहा है। बीवी पार्लियामेंट पहुंच गई उसी वक्त। आपका क्या होगा जनाबे आली, सर क्या मजा आया सर।
जो कुटाई हुई सर, जो कुटाई हुई, मामला एथिक्स कमेटी में पहुंचा। इतना इन्फॉर्मेशन बता के तो आदमी नाम जान जाए यार, तुम लोग तो भोले लग रहे हो बहुत ज्यादा। बात समझा कि नहीं? ये जो मोइना मित्रा थी ना, ये क्या नाम है, मोइना मित्रा है, क्या नाम है इसका यार, अभी जो जिसको एथिक्स कमेटी ने डिबार करा है, वेस्ट बंगाल की थी, उसी में बहुत सारा चीज सामने आया था कि ऐसा ऐसा किया गया है। समझे बातों की नहीं? चोक कुटाई हुई, बहुत पुराना, बहुत फेमस कहानी है। हाँ बहुत फेमस है। अब ईयर भी बता दे, डेट भी बता दे, नाम ना बता दे, थोड़ा पुराना है। चोक कुटाई हुई सर, कसम से बता रहा हूं। रुद्र रूप, रौद्र रूप, काली का रूप लेकर आई थी वो, बाल बाल बिखरे हुए थे। हाँ, किसका होगा ये, कौन लेकर आएगा और किसकी कुटाई होगी? हाँ, किसका? हाँ हाँ, वो आई है, वो उसका भी हुआ, जो हुआ हुआ। अच्छा, इतना ही नहीं हुआ, एक आदमी गए छुट्टी लेने, सुनिएगा सर, एक कथा और भी है। एक आदमी जा रहे थे बाहर, तो अपनी पत्नी का मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना था बाहर। तो वो होता है ना कि इन लोगों का डिप्लोमेटिक वीजा होता है और पासपोर्ट होता है, हमारा कलर ब्लू होता है, उनका ग्रे रहता है, कुछ का व्हाइट भी होता है डिप्लोमेटिक। जब आप आईएएस बन जाएंगे, अब बीपीएससी में तो नहीं हो पाएगा ये, जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको भी ऐसा वीजा मिलेगा, अब पासपोर्ट मिलेगा। अब सोचिए मैम कि आप अब पासपोर्ट, अब देखिए ये चीजें ना थोड़ा सा एलिट बनाती है यूपीएससी को। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि ट्राई फॉर द यूपीएससी, बीपीएससी खुद ही निकल जाएगा तुमसे। तो आप सोचिए कि आप एक लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए लाइन में लग गया, आपके हम लोकतांत्रिक हैं, हम लोग लाइन में लगेंगे, सबके हाथ में ब्लू कलर का पासपोर्ट है और आपके हाथ में ग्रे कलर का पासपोर्ट है, व्हाइट पासपोर्ट है, देख कर ही कह देगा सर आप आगे जाइए। आप बात समझ रहे हैं सर? कम बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होना आपके सामान के साथ, कोई चेक नहीं होना है, सीधे जाइए आप, निकल जाइए। बात समझे कि नहीं? स्पेशल प्रोविजन है सर। पासपोर्ट देखा है आप लोगों ने, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये बस जिस दिन आप आईएएस बन जाएंगे ना, आईएएस आईपीएस आईआरएस वगैरह जो हो जाएंगे, ये इसलिए भी किया जाता है ताकि आप बार बार विदेश ना चले जाएं, क्योंकि हर एक बार आप जब बाहर जाएंगे तो आपकी लॉग एंट्री होती है, ये एक प्रोटेक्शन है। आपके पास कितना सारा इंफॉर्मेशन है, आप गए पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन पास कर दिया, नहीं समझे? तो ये एक स्पेशल प्रोविजन होता है जिसके तहत आप सीधे जा सकते हैं और सीधे आप फ्लाइट में बैठ सकते हैं। उनका गेट अलग होता है, उनका कोई चेकअप नहीं होता है सर, बहुत अलग चीज है। बीपीएससी में ये चीज नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ये चीज देता है। एक और बात, बीपीएससी में आपका ज्यादा से ज्यादा आप लेवल 9 के ऑफिसर बन सकते हो। लेवल 9 से लेवल 11 में जाने में आपको 10-12 साल लग जाएगा, वहां पर सीधे अपॉइंटमेंट ही लेवल 10 11 पे होता है, यानी आप कम से कम 15-17 साल सीनियर है। एक यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी 15-17 साल सीनियर हो जाता है बीपीएससी से, सीधे एक एग्जाम पास करने से। नहीं, यहां पे तो आप डेप्यूटी कलेक्टर बनते हो, डेप्यूटी कलेक्टर से एसडीएम बनने में 10 साल लग जाएगा, वहां पे अपॉइंटमेंट सीधे एसडीएम में होगा और 4 साल बाद आप डीएम बन जाओगे। वहां पे तो डीएम आप बन भी नहीं पाओगे, आपको यूपीएससी का इंटरव्यू देना पड़ जाएगा, वो भी अगर बिहार सरकार चाहे तो, उन्होंने आपका नाम दिया तो, उसके लिए भी क्या चलता है वो आपको पता है। बात समझे कि नहीं? तो बहुत अंतर है सर, उतनी मेहनत करने पर आप यूपीएससी भी निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा प्लानिंग और स्ट्रेटजी सही हो तो। नहीं समझे बात है? दोनों अब समान, जैसा समान परीक्षा है एक तरह से, बस उसका मेन थोड़ा एक्सटेंडेड है और तैयारी उतनी ही करनी पड़ती है, बस थोड़ी मानसिकता का अंतर है कि वो यूपीएससी हमसे नहीं होगा, बीपीएससी हमसे होगा। समझे बात होगी नहीं? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको, समझिए इस बात को, ठीक है? बात समझा? अभी मैं किधर था, लोकतंत्र। अच्छा, उसमें क्या हुआ, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके जा रहे थे,
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके गए, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गए, पता चला कि लॉग एंट्री में ऐसा तो इनकी कोई वाइफ ही नहीं है। फिर कूटेगा कायदे से। कौन कूटेगा, किसको कूटेगा? सरकार तो कूटेगी आपको, और आपकी बीवी वो अलग से कूटेगी। और जब बीवी कूटेगी ना बाबू, तो वो घर के अंदर नहीं कूटती है, दिन दहाड़े और पूरे समाज में कूटती है। समझे कि नहीं? हरकतें ही आपकी ऐसी है। ठीक, ये समझ में आ गया? तो ये गणतंत्र है सर। गणतंत्र में किसी एक फैसले पे आना मुश्किल है, क्योंकि सबके अपने विचार हैं, आप सबका अपना मत है। तो ये क्या हो गए, गणतंत्र वाले हो गए। ये कहां पाए जाएंगे? तराई क्षेत्र में। उत्पादन कम होगा, धनादेय कम होंगे, और ये कंपैरेटिवली इनके से कमजोर होंगे। इसीलिए राजतंत्र वाले चाहेंगे कि इनको कचर दिया जाए। क्यों? क्यों? गणतंत्र की उपलब्धता, मौजूदगी राजतंत्र के पुरोहित के लिए ठीक नहीं है। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? है? क्यों? कर्मकांड कुछ नहीं है, राजन को कोई टेंशन नहीं है। अरे वो भी राजा, मैं भी राजा। पुरोहित को प्रॉब्लम है। कहीं राजतंत्र, कहीं गणतंत्र फैल गया तो हो गया कर्मकांड पे ताला चाबी। इसीलिए हमेशा पुरोहित राजा को बोलता रहेगा कि रे गणतंत्र वाला ज्यादा मटक रहा है, इसको मार। और राजन की दिक्कत है, वही वाली दिक्कत जो औरंगजेब और नोबिलिटी की है, मारना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। है? मजबूर है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप नेता बने या राजा बने, तो आपके आसपास के लोग सही हो। वरना यकीन मानिए, अगर आप राजा बन गए तो भी राजशाही कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो सपोर्ट ही खींच लेंगे आपसे। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? तो पुरोहित के लिए ये किरकिरा है, ये आंखों का, आंखों को चुभेगा ये राजतंत्र। ये बहाना ढूंढते रहेंगे कि कैसे करके ये बने। अच्छा, पुरोहित इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए राजतंत्र ने गणतंत्र पर आक्रमण कर दिया और गणतंत्र तो हार जाएगा, तो इनका आर्यीकरण किया जाए। सबसे पहले आर्यीकरण करी जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर इनका आर्यीकरण नहीं किया गया तो ये अपना शमनवाद, अपनी फिलोसफी झाड़ेंगे, जो पुरोहित के लिए सही नहीं है। पुरोहित ने अपना व्यवस्थावाद पूरी तरीके से कर रखा है कि हमारे प्रोफेशन में, कर्म कांड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। है ना? क्यों? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अच्छा, अब जरा देखते हैं कि यहां पर क्या चल रहा है, कहां पे क्या है। इधर देखो, मगध, अंग, काशी, कोसाला, वत्स, चेदी, सुरसेन, पंचाल, पुरु, मत्स्य, काम्भोज, अवंती, अस्माका, ये सब क्या है? राजतंत्र है। सारे राजतंत्र है, महाजनपद है, सारे राजतंत्र है। अच्छा, इधर वाले देखो, वज्जी, मल्ल, ये सब क्या है? कुशाल नहीं, कुशाल तो राजतंत्र है। ये जो यहां पर तुम्हें नजर आ रहा है ज्यादातर, ये सब गणतंत्र है। बहुत सारे गणतंत्र थे, मैं दो पॉपुलर गणतंत्र की बात कर रहा हूं। ये दोनों अवध वाले हैं, ये यहां मगध वाले हैं। इन्हीं वज्जी में गौतम बुद्ध है। इन्हीं वज्जी में आपको कौन मिलेंगे? महावीर मिलेंगे। अब देखो, जरा देखो इनकी हालत क्या है। ये जो वज्जी और मल्ल नजर आ रहा है तुमको, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? राजतंत्र से घिरा हुआ है। तो ये तो भाई साहब काटो है, इनकी हालत बहुत खराब है। अब देखो, गौर करो इधर, मान लो कि मगध से कुशाल किसी को जाना है ट्रेड करने के लिए, जाना है,
ओ बाबू, ये तुमको किताब में नहीं मिलेगा। अगर तुमको इसको जानना है, ये कहानी छोटा सा, तो तुमको ये कहानी मिलेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की जो किताब भारत एक खोज, भारत एक खोज करके है, दूरदर्शन पे आता है, जाके देखा करो। अभी दूरदर्शन पे तो नहीं देखोगे तुम, तो यूट्यूब पर इन्होंने दे रखा है भारत एक खोज, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ एपिसोड देखे हो ना, तो जब तुम आगे देखो तुम्हें मिलेगा। तो जब बंगाल होते हुए, अंग होते हुए, मगध होते हुए कोसाल में ट्रेड होता था, या कोसाल से मगध होते हुए अंग होते हुए ट्रेड होता था, तो बीच में क्या पड़ता है? मल्ल। मल्ल जो क्षेत्र है ना, वो कुशीनगर का क्षेत्र है, अभी प्रेजेंट डे ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो बीच में ये मल्ल और वज्जी वाले कहते थे कि ऐसा है, तुंगी दो। तुंगी जानते हो कैसे कहते हैं? टैक्स। क्यों ऐसा बोलते थे ये लोग? इनके पास अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ही नहीं भैया, इनमें इतना उत्पादन भी नहीं है, अमीर भी नहीं है। तो भैया जब तुम्हारे यहां से रोड जाता है, तो तुमको तो टोल देना पड़ेगा, तभी तो ये काम करेंगे। तो जो व्यापारी वर्ग के लोग कहते थे कि भैया हमने तो कोसाल में दे रखा है, मगध में दिया है, तो तुमको काहे दे? नहीं समझा? जब दो जगह हमने टोल दे दिया, तो तुम भी बीच में टोल मांग रहे हो। कह रहे भैया ये रोड हमारे रास्ते से पास करता है, तो तुमको टोल देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। नहीं समझा? जब ये मेरे रास्ते में पड़ता है, तो तुमको टोल देना पड़ेगा, उसके बिना काम होगा नहीं। तो व्यापारी वर्ग के लोग या तो कुसाल जाएंगे या मगध जाएंगे, कहेंगे भैया ये तो बड़ी गलत बात है। तो कोसाल के राजा ने कहा कि कौन ऐसे हिम्मत कर रहा है कि जब हमने टोल ले लिया तो तुमसे टोल दोबारा ले ले। कोसाल ने वज्जी पर आक्रमण कर दिया, मल्ल पे आक्रमण कर दिया। समझे बातों की नहीं? तो जो मल्ल और वज्जी के जो जो ट्राइबल चीफ थे, वो बुद्ध के पास गए कि भैया ये बताइए कि ऐसा है, हम तो कोसालों ने आक्रमण कर दिया। तो बुद्ध ने बोला कि क्या तुम्हारा परिषद काम करता है? उन्होंने बोला बिल्कुल काम नहीं करता है सर। पिछली मीटिंग कब हुई थी? कह रहा याद नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि गणतंत्र को अगर चलना है, तो उसकी प्रमुख राजनीतिक इकाई परिषद को कार्यरत रहना पड़ेगा। अदरवाइज तुम कभी भी आक्रमण किए जा सकते हो, खत्म किए जा सकते हो। तुम्हें आपसी समझौता ही नहीं, अब तुम्हें विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। यही हुआ, कुशाल ने मल्ल पर आक्रमण किया और फाइनली उसे जीत लिया, और उसका आरीकरण किया गया। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहानी है? तो कथा कहानी का अनुसार क्या हुआ कि कोई कोई चीज मिलेगा, या चुंगी को लेकर होगा, या एक दूसरे पर अटैक को लेकर होगा, या पुरोहित को लगा कि नहीं हमारे पे खतरा है। इसके बेसिस पर जितने भी तुम्हारे ये क्या थे, राजतंत्र थे, गणतंत्र थे, उन सबको राजतंत्र में मिला लिया गया। समझे? तो धीमे धीमे महाजनपद से भी बड़े महाजनपद होने लगे। समझे? आखिरी में 4 बड़े महाजनपद बच जाते हैं। ठीक, बाकी 16 महाजनपद में ज्यादातर महाजनपद मिला लिए जाते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं कॉमन सेंस से, मुझे ये बताइए कि आपके सामने मैंने कई महाजनपद के उदाहरण दिए, कौन कौन महाजनपद आपके हिसाब से बहुत पावरफुल होंगे? अंग से, अंग और महाजन मगध। ठीक, और देखो अंग और मगध का तो समझ में आता है। अंग और मगध क्यों पावरफुल है मैम, आप बताइए। ये दिख रहा है आपको अंग और महा, देखिए मैं इसलिए मैम ने मैप लाया है। ये देखिए मगध सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्या कारण है? एक एक का पावरफुल का कारण आपको बताना होगा। छोटा नागपुर के नजदीक है। कहां है छोटा नागपुर? ये, इससे इनको क्या मिल रहा है? लोहा मिल रहा है। वेरी गुड, और बताइए। हाँ, बंगाल के बहुत पास है, तो ट्रेड हो रहा है। 2 कारण हुए अब तक, देखिए मैं लिखता चला जा रहा हूं। एक कारण ये, पहला कारण ये, और अच्छा तीसरा कारण क्या है? ये गंगा का फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, उर्वर जमीन, उर्वरता, मृदा उर्वरता। मैडम लिखते भी रहे हैं सर, लिखिए।
खुद से रीजन लिखिए, मैं बोलूंगा नहीं बार बार। मगध क्यों इतना शक्तिशाली है? मगध के शक्तिशाली होने के पीछे का कारण क्या क्या है? मगध क्यों इतना शक्तिशाली है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही कि नहीं? अच्छा, राजतंत्र को गणसंघ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये लिख लीजिए। राजतंत्र को, सॉरी राजतंत्र कह रहा हूं, गणतंत्र को गणसंघ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कई बार आपसे अंतर बोला जाएगा कि अच्छा बताइए तो राजतंत्र और गणसंघ में क्या अंतर था। ठीक है, ये जो मैंने यहां लिखवाया था ना, ये इसको गणसंघ भी बोलते हैं कई बार, गणसंघ। ठीक, ये याद रखिएगा। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? ट्राइबल के चीफ थे, उनको जब मिलाया गया तो वो बस राजपूत कहलाया। हाँ, अन्य पीपल क्या कहलाया? शूद्र। शुद्ध कहलाया। तो महावीर के दादी होंगे ट्राइबल चीफ। हाँ, तो उनको भी क्षत्रिय का है। उनके भी मतलब एक उनके भी पापा ट्राइबल चीफ थे। ट्राइबल चीफ थे, दोनों के पिता ट्राइबल चीफ थे। अच्छा, ऐसा रहा है, सुनिए सर, जब आर्यीकरण किया गया तो कुछ गणसंघ को बोला कि आप अपनी तरीके से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, आर्यीकरण कर दिया गया। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि राजतंत्र के राजा और गणसंघ के राजा यानी कि ट्राइबल चीफ, इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध रहे हैं। जैसे चितका है, लिच्छवी के राजा का नाम था चेतक, चितका बोलते हैं उसको। चेतक की जो बेटी है, क्या नाम था उसका? नहीं, महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। और चितका की बेटी का क्या नाम था रे, जिसकी शादी हुई थी इसकी बिंबिसार के साथ? चिलना। ठीक है, याद आ गया, चिलना। गौर कर, सुनिए हो बाबू, सुनो इधर। चेतक क्या है? चेतक क्या है? लिच्छवी क्या है? गणसंघ है। लिच्छवी गणसंघ है कि नहीं? ओ बाबू, लिच्छवी गणसंघ है बज्जी, लिच्छवी वैशाली ये सब क्या है? गणसंघ है। जंत्रिका कुल के राजा थे कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ की शादी किससे हुई थी? त्रिशला से हुई थी, जो चेतक की बहन थी। और चेतका की जो बेटी थी चिलना, उसकी शादी किससे हुई है? बिंबिसार। बिंबिसार किसका राजा है? मगध का। तो इधर चेतक कौन है? गणसंघ का राजा है। और इधर इधर बिंबिसार क्या है? राजतंत्र का राजा। तो ये दोनों में क्या है? वैवाहिक संबंध है, मैट्रिमोनियल लाइन्स है, याद रखिएगा ये चीज। नहीं समझा? इस हिसाब से बिंबिसार के साले हो गए महावीर, नहीं, और अजात शत्रु के मामा हो गए महावीर, है मैम? नहीं, इसीलिए आज सर मैंने कल होमवर्क दिया था, आपने पता किया क्या हुआ? क्या नाम बोला गया? भीम। पक्का? उसके आगे कुछ नहीं है सरनेम वगैरह? भीम दत्त या कुछ ऐसा कुछ? ये बात सही है कि उन्होंने बताया था बुद्ध को। किससे बताया? अजातशत्रु ने बताया था या किसको बताया था? अजातशत्रु ने बताया था कि मेरे मामा है ना? ये कहानी सही थी इसका मतलब। ठीक है, फाइन। अच्छा, और क्या कारण है जरा बताएं। मैडम लिख रही है कि नहीं आप लोग? क्या लिखा आपने? क्या क्या लिखा? पहला क्या है? छोटा नागपुर के पास लोहे की उपलब्धता। सर आप नहीं लिख रहे हैं सर, वाई आर यू नॉट राइटिंग?
राइट। छोटा नागपुर के पास लोहे की उपलब्धता। दूसरी देखिए, शॉर्ट हैंड चल रहा है, कहां है लिखा आपने? पहला क्या है? नियर छोटा नागपुर प्लेट, मतलब आयरन जो है, आयरन बेल्ट है। उसके बाद लिखिए फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, और ट्रेड है। चलिए और बताइए कुछ। मैडम लिखा आपने, ये देखिए उर्वर मृदा, व्यापार, हिंदी मीडियम है आप, लिखिए व्यापार। यही लिख देंगे हिंदी में। और क्या है भाई? और क्या कारण है भाई मगध के पावरफुल होने के पीछे? अभी तो आपको अवंती भी बहुत बताना है अभी आप। हाँ हाँ, लिख सकते हैं, राजतंत्र है इसीलिए यहां पर क्या है? राजतंत्र है। हालांकि सेना तो अभी दिख रहा है। आप बोलिए कि जो नीति है वो यूनिफॉर्म है, समान रूप से चलता आ रहा है क्योंकि राजतंत्र है। और क्या कारण है सर? कर्म कांड का प्रभाव कम है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, हमने बताया था, डिस्कस किया। क्यों कर्म कांड का प्रभाव कम है? एक तो बगल में गौतम बुद्ध महावीर है, उसका भी असर आएगा। दूसरी बात, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो कि मेन क्षेत्र है वैदिक कर्म कांड का, उससे बहुत दूर है, तो कर्म कांड का प्रभाव कम होना। वैदिक कर्म कांड का प्रभाव कम होना। और क्या है भाई? और क्या है? भौगोलिक कारण बताइए और। अरे सर, पाटलिपुत्र जलदुर्ग है, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लिखिए। पाटलिपुत्र जलदुर्ग है। जलदुर्ग क्यों बोलते हैं उसको भाई? दुर्ग का मतलब क्या होता है? फोर्ट, किला। जलदुर्ग, जलदुर्ग क्यों बोल रहे हैं सर पाटलिपुत्र को? एक तरफ गंडक है, सोन है, यमुना, बट गंडक है, यमुना है, गंगा है, कर्मांसा है, कर्मनासा जिसको बोलते हैं। इन सब ये 4-5 नदियां हैं जिस पर वो क्या है। अब देखिए आज के टाइम में तो नदी मैडम बोटिंग करते हुए चले गए, हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए, एक पैडल मार रहा है, एक दूसरा देख रहा है एक दूसरे को, है कि नहीं? बहुत दुख है, और दुख का कारण है, कारण के पीछे भी कारण, और आपसे ज्यादा कौन जानता है ये? अभी बात तो आज होगी कि क्लास में नींद क्यों आ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चे नहीं सो रहे हैं। कितने बजे आप सोते हैं देर रात में? अच्छा, यहां पे क्या है सर? और भौगोलिक क्या कारण है? पाटलिपुत्र जलदुर्ग है। पाटलिपुत्र, आप देखिए ना कितनी नदियां हैं यहाँ पर। और उसके बाद राजगीर भी एक राजधानी थी जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, समझे? तो इसका मतलब हम लोगों ने कारणों का विश्लेषण कर दिया। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे कोई बोलेगा कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में स्टैंडिंग आर्मी है या नहीं है, नहीं समझे, सेना है कि नहीं है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अभी तो बोला नहीं है, अभी तो कबीला ही चल रहा है, कबीला हुआ, लोग आपस में लड़ ले रहे हैं। लेकिन महाजनपद काल में स्टैंडिंग आर्मी है, मिलिट्री है वहां पर, स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स। यहां पर क्या है, हाथी पाया जाता है, बस पूरी भारत में हाथी खूब पाया जाता है कि नहीं? इनके पास घोड़े भी हैं, हाथी भी है, रथ भी है,
दस्तूर भी है, वजह भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहां पर बहुत पावरफुल आर्मी है, सैन्य सैन्य प्रणाली। ठीक है, ये सब कारण है मगध के पावरफुल होने के पीछे। अच्छा, दूसरा पावरफुल है आपका अवंती। अवंती सो पावरफुल। हाँ, मगध के बड़े बड़े भयंकर राजा रहे हैं, महापद्म नंद रहे हैं, बिंबिसार राज, बड़े शासक, कुशल शासक। लिखिए, मगध में कुशल शासक भी लिखिए। अवंती क्यों पावरफुल है सर? अवंती क्यों शक्तिशाली है? ठीक है, जलदुर्ग है, बहुत सारी नदियां देखिए यहां पर। कहां से? गुजरात से ट्रेड हो रहा है। देखिए, सब वही कारण है, सब मगध के कारण बताते हैं पर अवंती का नहीं बताते। 100 साल की लड़ाई हुई है अवंती और मगध के बीच में, तब जाके जो है कौन जीतता है इसको? मगध के कौन से शासक जीतते हैं? बस बस कालशोक शिशुनागास जीतते हैं, तभी तो राजधानी बदलते हैं ये। 100 साल की लड़ाई बंद करते हैं ये। 100 साल तक लड़ाई हुई। बिंबिसार इतने कुशल शासक थे कि प्रद्योत से लड़ते लड़ते थक गए, बाद में दोस्त बना लिए। कहते हैं कि अगर दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो तो कोलैटरल डैमेज ना हो जाए, इसके लिए दोस्त बना लेना बेहतर है। जिस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुश्किल, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बेहतर। तो भेजा था इन्होंने जीवक को। जब दो दुश्मन दोस्त बनते हैं ना तो जिगरी दोस्त बन जाते हैं। कहते हैं भाई तेरी तबीयत खराब है, मैं भेज रहा हूं अपना फिजिशियन जीवक। क्यों सर? है तो लड़ाई होती है। अच्छा, एक कारण यह है कि गुजरात के बहुत पास है, दूसरा ये भी जलदुर्ग है। और क्या कारण होगा? महाराष्ट्र में आपको लोहा मिलेगा, कर्नाटक महाराष्ट्र से लोहा मिल जाएगा इनको। और क्या कारण है? इसके भी बहुत शक्तिशाली शासक रहे हैं। अच्छा, यहां पर भी दोआब है, तो यहां का जो जमीन रही है उर्वर रही है। सैन्य प्रणाली है, लड़ाई लड़ा है बहुत जबरदस्त वाला, प्रभावी शासक रहे हैं, उपजाऊ जमीन है, कुशल शासक है। सब सेम है, सब सेम है। यही कारण है कि ये भी बहुत पावरफुल है। मगध तो सबसे पावरफुल हो जाता है, मगध तो सबको खा जाएंगे। बिहार का इतिहास ही है मध्य का प्राचीन कालीन इतिहास। समझ रहे हैं आप? एक समय में आपका पूरा वर्चस्व था पूरे भारत के ऊपर। अशोक तो पूरा भारत जीत लेगा, पूरा कंट्रोल पाटलिपुत्रा से ही होता था। अच्छा, दूसरा कौन हो जाएगा यहां पर? दूसरे जो पावरफुल होंगे आपको, वो होगा कोसाल। अंग जीत लेगा ना, छोटा सा था तो जीत लिया। कोसाल बहुत पावरफुल होगा। क्या कारण होगा कोसाल पावरफुल होने का? कुछ और कारण ढूंढना होगा आपको। देखिए, दो ट्रेडिंग रूट रहा है हमेशा, ध्यान सुनिएगा। एक रहा है उत्तर पथ और एक है दक्षिण पथ। यहां पर चाइना है, चीन है, और यहां पर यूरोप वगैरह रहा है। ठीक है, तो चीन से यूरोप की तरफ जो है ट्रेड जाता रहा है, जिसे आप आज की डेट में सिल्क रूट वगैरह कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तो अगर आपको मगध से ट्रेड करना है तो एक रूट था गुजरात होते हुए, जिसकी वजह से अवंती पावरफुल हो गया। एक दूसरा उत्तर पथ हुआ करता था, कोसाल होते हुए मिलता था। बात समझा कि नहीं? हाँ,
तो ये कुशाल पावरफुल हो जाएगा। और यही कारण था कि इसी ट्रेड रूट की वजह से मल्ल से झगड़ा हुआ था इसका, कि चुंगी जब लेगा तो व्यापारी मना कर देंगे, कहेंगे हम भाई ये नहीं कर रहे हैं, तो कुशाल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। बात समझे। दूसरे होंगे चेदी और वत्स। क्यों? क्योंकि इसी से होते हुए दक्षिण भारत की तरफ आप जाएंगे, दक्षिण पथ। चेदी वत्स बहुत पावरफुल होंगे। ये 3-4 महाजनपद सबसे पावरफुल है। और आखिरी में इन सब को कौन खाएगा? मगध। तो साला कैसे मिलेगा मगध को? अजीत शत्रु, आजाद शत्रु तो काशी मिलेगा दहेज में, बिंबिसार काशी ले लेगा, आजाद शत्रु कोसाला को हरा देगा, अंग को बिंबिसार खा जाएगा, कालशोक और सुनागास अवंती को खा जाएंगे, और जब तक अशोक आएंगे तब तक पूरा भारत जो है किसमें आ जाएगा? मगध में आ जाएगा। अब ओवरऑल एक लाइन ऑफ थॉट समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि अगर मगध को पावरफुल बनना है, अंग खाना पड़ेगा, कोसाल खाना पड़ेगा, वश चेदी खाना पड़ेगा, अवंती खाना पड़ेगा, बाद में कुरु उरु इन्हीं के अंदर आएंगे, तभी जाके पावरफुल बनेगा ये। इसी की कहानी जो है ना वो कल से शुरू करेंगे हम, कि किसने किसको खाया है। समझ में आ रहा है? और कैसे ये पूरा भारतवर्ष जो है वो एक छत्र राज हुआ है मगध का। इसी की कहानी कल से है। ठीक है। आई होप क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ होगा आप लोगों के लिए, और थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या कहानी है, कैसे क्या है। नहीं सर? हाँ, थोड़ा समझ में आना चाहिए, समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों किसी को हमें खाना पड़ेगा, क्यों उसको अपने अंश के अंदर लेना पड़ेगा। थैंक यू।